डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी a worker earns an income equivalent to। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी जिसमें कंपटीशन हो तो उसमें वर्कर को मुआवजा उतना ही मिलेगा जितना उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी जितनी वो प्रोडक्ट बनाएगा उसी हिसाब से ही उसको वेजेस पे किए जाएंगे। तो पहली ऑप्शन यहां पे है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज से जो कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे लोग हैं वो डेवलप कंट्रीज में सेटल हो जाए, इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। द मार्जिनल प्रोडक्ट मॉडल अज्यूम्स दैट। मार्जिनल प्रोडक्ट मॉडल क्या अज्यूम करता है? इंडिविजुअल पे द फुल कॉस्ट ऑफ देयर एजुकेशन, के इंडिविजुअल अपनी कॉस्ट जो एजुकेशन पे फुल कॉस्ट पे करे। दूसरा है गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कूलिंग, ये नहीं है मार्जिनल प्रोडक्ट। एजुकेटेड पर्सन माइग्रेटेड मोर, ये भी नहीं है। उसके बाद थर्ड है कैपिटल एंड अनस्किल्ड लेबर आर कंप्लीमेंट्स, तो ये भी नहीं है। तो ये ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। 3 एमसीक्यूज है गुनार मैरिडल। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुनार मैरिडल के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1974 में इसको नोबेल प्राइज मिला था और 1968 में उसने एक बुक लिखी थी एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा 1968 में लिखी थी, ये भी पूछा जाता है। और 1974 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनके साथ एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे फ्रीडरिक हेक, उनको भी मिला था। तो उनके अकॉर्डिंगली क्या है, आर्ग्यूज दैट अ मेजर बैरियर टू हाई लेबर प्रोडक्टिविटीज। तो हाई लेबर प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं होती, बैरियर्स कौन से हैं? तो इसमें कहता है कि एलीट क्लास जो होती है वो मैनुअल वर्क को हकीर समझती है। तो अ क्लास सिस्टम इन विच द एलीट्स आर बड़े लोग जो है कंटोपियस हकीर समझते हैं मैनुअल वर्क को। अब वो मैनुअल वर्क को हकीर समझते हैं जिस वजह से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब यूज होती है तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो होती है, लेकिन उससे जो लोगों की जो लेबर है उनकी जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है। यहां पे लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हुई है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं हुई यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चाइल्ड मोरालिटी। अब ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मोरालिटी रेट क्या होता है कि 1000 इंडिविजुअल में से टोटल डेथ्स जो होती हैं उसको मोरालिटी रेट बोलते हैं। तो चाइल्ड मोरालिटी रेट ये होता है कि 1000 बच्चों में से एक साल में जितने बच्चों की डेथ होती है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड मोरालिटी रेट। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स डेथ आर अमंग चिल्ड्रन लेस देन 5 years old। तो यहां पे नॉट हमने सिलेक्ट करना है, ये ज़हन में रखना है। तो 18% ऐसे जो दुनिया में डेथ है वो उन बच्चों की होती हैं जो 5 साल से कम होते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ऐसे ये 5 साल से कम जो डेथ हो रही वो 18% है। मोर देन 98% ऑफ चाइल्ड डेथ वर इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो वहां पे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती इस वजह से वहां पे डेथ रेट बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड वाइड चाइल्ड मोरालिटी रेट इंक्रीज फ्रॉम 1990 टू 2002। तो ये गलत है, ये तो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहां पे नॉट ऑप्शन है, ये रॉन्ग है। 19 of the 20 countries with the highest child mortality were in Africa।
तो ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, 19 में से 20 में से 19 जो कंट्रीज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पे चाइल्ड मोरालिटी रेट काफी ज्यादा है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशन इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, नॉट कवर्ड यहां भी यूज हुआ है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इज अबाउट 10 times एज हायर फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन को जो हायर एजुकेशन का खर्चा है वो प्राइमरी एजुकेशन से 10 गुना ज्यादा है। तो ये सही, बिल्कुल ऐसे ही है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन रीडिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स फ्रॉम द रिच टू पुअर। प्राइमरी जो एजुकेशन अगर उसको ज्यादा करें तो उससे रिच टू पुअर बेनिफिट्स जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा जी, इकोनॉमिस्ट यूनानिमसली एग्री दैट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज शुड पुट ग्रेटर प्रायोरिटी ऑन एजुकेशन, कि जो ग्रेटर प्रायोरिटी है वो एजुकेशन पे देनी चाहिए। बॉयज आर सेंट टू स्कूल फॉर मोर देन गर्ल्स, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में लड़के जो हैं वो ज्यादा को प्रेफर किया जाता है स्कूल जाने पे बानिस्बत लड़कियों पे। तो यहां पे जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो सी है कि इकोनॉमिस्ट यूनानिमसली एग्री दैट लीस्ट डेवलप्ड कंट्री शुड पुट ग्रेटर प्रायोरिटी ऑन प्राइमरी एजुकेशन। तो वो लेटर जो प्रायोरिटी है वो प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं देते, उनके और सेक्टर्स हैं जिन पे वो वर्क कर रहे हैं। तो यहां पे ये ऑप्शन करेक्ट है, तरजीहात उनकी कुछ और होती हैं। सीमंस कुजनेट, अब ये कुजनेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको 1971 में नोबेल प्राइज मिला था। इसने ये बताया था कि एक्स एक्सिस पे उन्होंने पर कैपिटा इनकम ली और वाई एक्सिस पे उन्होंने इनइक्वालिटी ली। कहता है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती है। एट अ सर्टेन लिमिट इट बिकम अ कांस्टेंट, आफ्टर दिस इट बिकम अ नेगेटिव, यानी जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो इनिशियली इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती है, तो उसके बाद कांस्टेंट और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कुजनेट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसमें यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि दैट द मेजर स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री इज नॉट इट्स फिजिकल कैपिटल, यानी एडवांस कंट्री फिजिकल कैपिटल पे इतना वो मेजर स्टॉक नहीं होता, बट बॉडी ऑफ नॉलेज ह्यूमन कैपिटल पे वो इन्वेस्ट करते हैं। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। Labor productivity is higher in developed countries such as Japan, Germany than least developed countries due to। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज जापान और जर्मनी है वहां पे जो लेबर प्रोडक्टिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से। तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये जो कंट्रीज हैं अपनी लेबर की जो फॉर्मल एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, हेल्थ है, फिजिकल कंडीशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो इसलिए इनकी जो प्रोडक्टिविटी वो ज्यादा होती है। तो ए ऑप्शन देख ले, हायर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उनकी ज्यादा होती है और फॉर्मल एजुकेशन भी ज्यादा है। बेटर हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द लेबर फोर्स, तो यहां पे दोनों ये ए और बी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन हियर। 9 MCQs है। The migration of high skilled people from the developing countries is known as, तो ये मैंने पहले बताया था कि ये इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी पढ़े लिखे लोग अगर एक डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलप कंट्रीज में सेटल हो जाएं तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ए ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट चॉइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। फर्स्ट एमसीक्यूज है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट आर
तो ये जो 7 कंट्रीज हैं इनको G7 कंट्रीज बोला जाता है। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से 4 ऑप्शंस में ट्रू कौन नहीं है। इन 1990 द वर्ल्ड हैज 98 मेन लाइन मीन पीटीसीएल फोन नंबर पाकिस्तान में आप कह सकते हैं, या फोन नंबर जिसमें वायर यूज होती है, एंड 2 मोबाइल फोन पर 1000 पीपल, यानी 1990 में 1000 अगर लोग हों तो उनके पास 2 लोगों के पास फोन होंगे और 98 लोगों के पास जो है ना वो मेन लाइन फोन होंगे। और 2001 में ये रेशियो इंक्रीज हुई है, 1000 लोगों में से 169 के पास मेन लाइन फोन होंगे और 153 के पास मोबाइल फोन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही था। मोबाइल फोन डू नॉट रिक्वायर द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट मेनली टेलीफोन्स रिक्वायर्स। तो बिल्कुल सही, टेलीफोन्स में आपको वायर बिछाना पड़ती है, वायर का जाल। तो मोबाइल फोन में सिंपल आप एक टावर लगाएं, वहां पे सिग्नल जो है ना वर्क कर रहे होते हैं। तो ये भी सही ऑप्शन है। In 2001, the world information technology expenditure were about 120 of 1% world gross investment के ये भी ऑप्शन सही है। In 2001, internet user per 1000 people in middle income countries were greater than high income countries। तो ये गलत है। आपको पता है कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो उनके इंटरनेट यूजर ज्यादा होते हैं मिडिल जो इनकम कंट्रीज हैं। तो ये डी ऑप्शन कंट्राडिक्ट कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रू है। लेबर इज ऑफन अंडर एम्प्लॉयड हैविंग अ लो अल्टरनेटिव कॉस्ट। अंडर एम्प्लॉयड ये होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको उनकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक उनसे काम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? डेवलपिंग कंट्रीज में अल्टरनेटिव कॉस्ट बड़ी लो होती है। तो ये ऑप्शन यहां पे मुझे ज्यादा करेक्ट लग रही है। दूसरी भी ऑप्शंस आप स्टडी कर लेना। द एफिशिएंसी वेज इज, अब वेज रेट को अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी एफिशिएंसी वेज होगी। तो वेज रेट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ वेज। ये जस्ट डेफिनेशन है एफिशिएंसी वेज की। 5th एमसीक्यूज है, वैक्सीनेटिंग पीपल फॉर मेजल्स। मेजल्स होता है खसरा, रुबेला ये भी खसरा ही होता है, यानी बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट बन जाते हैं, वो भी उसकी एक किस्म है। पोलियो आपको पता है जो जिस्म का कोई हिस्सा अगर मफलूज हो जाए। एंड क्लोरा और हैजा टू सब्सटेंशियली इंक्रीज नेट सोशल बेनिफिट्स, अगर इनकी जो आप वैक्सीनेट करें तो उससे नेट सोशल बेनिफिट किसी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। बाय इंप्रूविंग द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको आप बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज को मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। अब जो 2 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एक होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरी होती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि जब लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करें तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो डिस इकोनॉमीज का स्केल का मतलब ये होता है कि एवरेज कॉस्ट अगर आपकी इंक्रीज कर जाए तो वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब इंटरनल इकोनॉमी स्केल वो होते हैं जो फर्म्स, एक फर्म की बात अगर कर लें तो उसके इंटरनल जो है मामलात, उसकी प्रोडक्शन अगर इंटरनल मामलात में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल। फॉर एग्जांपल वो कोई नई टेक्नोलॉजी ले आती है जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, कोई नई स्ट्रेटजी अपना लेती है जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए,
तो इसको इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट वहां पे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो गाड़ी चला दे या कोई और इनोवेशन ले आए, तो उस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्म की डिक्रीज होती है उसको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में ये बात हुई थी वैक्सीनेटिंग, तो वैक्सीनेट करने की वजह से ये बीमारियां क्यों खत्म होंगी, तो ये और लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज बोलते हैं। अब डिस इकोनॉमीज भी दो तरह की होती है, इंटरनल डिस इकोनॉमीज, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। अगर फर्म के अपने जो हालात हैं, अपने इंटरनल मामलात की वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो उसको हम इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे। अगर अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल ज़लज़ला आ गया, बारिश आ गई या और कोई हालात है, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाएगा। लेट्स स्टार्ट द 6 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल पब्लिक मोनोपोलीज। अब पब्लिक मोनोपोलीज वो होती हैं कि जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चाहिए होता, लोग चाहिए होते, ये इसकी भी नेचुरल मोनोपोली होती है। दूसरी जी वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई अब ये हर कंपनी तो नहीं कर सकती वाटर सप्लाई, ये अगर हर कंपनी वाटर सप्लाई करना शुरू कर दे तो गलियों में सारे पाइप ही पाइप होंगे, तो ये एक ही कंपनी होगी जो वाटर सप्लाई करेगी, तो इसलिए इसकी भी नेचुरल मोनोपोली है। इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये भी एक ही कंपनी करती है, उसकी नेचुरल मोनोपोली होती है। मोबाइल फोन में सच ऐसा नहीं है क्योंकि ये सिग्नल्स पे वर्क करता है, तो इसकी नेचुरल मोनोपोली नहीं होती, तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। 7 MCQs है एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। अब एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज मैंने आपको पहले बताया कि दूसरे हालात, एक्सटर्नल हालात की वजह से अगर एक फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाए तो उसको हम एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्योंकि एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आ जाए तो उसको हम एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज कहेंगे, तो डी ऑप्शन इज राइट है। 8 MCQs है अ केस वेयर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ब्रिंग अबाउट अ कंटिन्यूअसली फॉलिंग एवरेज कॉस्ट, यानी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से एक फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। दैट मेक्स हैविंग मोर देन वन फर्म इज एन इंडस्ट्री इनएफिशिएंट इज इलस्ट्रेटेड बाय, तो ये नेचुरल मोनोपोली होगी, ए ऑप्शन यहां पे राइट है। 9 MCQs है मार्केट प्राइस एडजस्टेड टू कंसीडर डिफरेंस बिटवीन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एंड प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट, तो इसका जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे शैडो प्राइस, तो सी ऑप्शन यहां पे राइट है। 10 MCQs है इन द लॉन्ग रन एक्सपेंडिंग एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज शुड इंक्रीज, तो ये सारी चीजें इंक्रीज होने की वजह से आपकी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो ये अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी की डेफिनेशन है कि अगर एजुकेशनल ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्टेशन और अदर दूसरे हालात अगर इंक्रीज हो जाए तो फर्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो अब्जॉर्ब कर रही होती है, तो इसलिए इसको अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बोलते हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट है। In the 1980s, economists studying the source of growth observed no positive relationship between information and communications technology, investment and productivity. 1980 में ये हुआ था कि जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रोडक्टिविटी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप आया था। तो बेसिकली ये सोलो का मॉडल है, उसकी ये आगे उसको 1980 में दोबारा उस पर रिसर्च हुई है। तो 1980 में कुछ सिनेरियो इस तरह का बन गया था कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ वो डिक्रीज हो रही थी।
तो उसको बोलते हैं सोलो पैराडॉक्स, या इसको प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पे इंक्रीज है, क्योंकि सोलो ने पहले ये थ्योरी दी थी कि टेक्नोलॉजी का जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी तो उसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज होगी, जबकि 1980 में टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई थी लेकिन उसके साथ आपकी जो ग्रोथ ज्यादा होने की बजाय कम हुई थी। तो इसलिए इस 1980 के एरास को हम प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स भी बोलते हैं या फिर सोलो पैराडॉक्स भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। You can see the computer age everywhere, but in the productivity statistics is attributed to which economist? तो ये रॉबर्ट सोलो ने रिसर्च की थी कि जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगा तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का और प्रोडक्टिविटी का उसने रिलेशन निकाला था। तो बी सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। लैक ऑफ ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होता है कि इंप्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे जो एजुकेशनल सिस्टम रिफॉर्म्स है अगर वो ना हो इन डेवलपिंग कंट्रीज तो क्या होगा। तो उसमें ये देखो इनएडिक्वेट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतना ज्यादा वर्क नहीं कर रही है क्लियर। स्मॉल साइज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा है। टू फ्यू इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर्स, इंटरप्रेन्योर्स बहुत कम इनोवेटिव है। अनस्यूटेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यस ई ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट रिमेनिंग जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज।